गुड मॉर्निंग। तो पिछला जो लेक्चर था हमारा लास्ट लेक्चर, उस लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने गैस वेल्डिंग होती है, उस गैस वेल्डिंग में क्या क्या टूल्स और क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं, वी हैव डिस्कस दोज थिंग्स इन द लास्ट लेक्चर एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेम्स दैट आर जनरली यूज्ड इन गैस वेल्डिंग। थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था कि न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम, ये फ्लेम होती है जो हम जनरली यूज करते हैं इन द केस ऑफ गैस वेल्डिंग। ठीक है, लेकिन कौन सी फ्लेम कहाँ यूज करेंगे ये अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। ठीक है, कौन सी फ्लेम कब बनती है, टेम्परेचर कितना होता है और क्या कलर्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, कैसा उनका डायग्राम होता है। तो दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। सो डिपेंडिंग अपॉन द supply of, because we are using two gases, oxygen and acetylene, so depending upon the amount of gas supplied, three types of gaseous flames are produced in case of gas welding। तीन गैस वेल्डिंग जो होगी उसमें तीन टाइप की फ्लेम बनती हैं और ये डिपेंड करता है कि किस गैस की सप्लाई आपने बढ़ाई हुई है, ऑक्सीजन की बढ़ाई है या फ्यूल गैस जो कि आपकी एसिटिलीन जनरली हम यूज कर रहे हैं उसमें उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो तीन टाइप्स की जो फ्लेम होती है वो बनती है। सो डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन गैस सप्लाइड, थ्री टाइप्स ऑफ फ्लेम्स आर प्रोड्यूस। तीन टाइप की फ्लेम बनती है। ठीक है, तीन प्रकार की फ्लेम बनती है। पहली है आपकी न्यूट्रल फ्लेम, दूसरी है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, OXIDI ऐड कर लेना भाई, आई ऐड कर लेना, स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है। तीसरी है कार्बोराइजिंग फ्लेम। न्यूट्रल, ऑक्सीडाइजिंग एंड कार्बोराइजिंग, थ्री टाइप्स ऑफ फ्लेम वी आर यूजिंग। ठीक है, अब ये हर एक फ्लेम को वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट। सो फर्स्ट फ्लेम इज द न्यूट्रल फ्लेम। तो न्यूट्रल फ्लेम देखो क्या होता है, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, ना ज्यादा हो कुछ ना कुछ कम हो, मतलब बराबर हो, बैलेंस्ड कंडीशन होगी। अगर न्यूट्रल फ्लेम वो फ्लेम होती है जो कब बनती है, जब आप ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों गैस की सप्लाई इक्वल अमाउंट में, इक्वल वॉल्यूम में सप्लाई करो। ठीक है, सो न्यूट्रल फ्लेम इज प्रोड्यूस, न्यूट्रल फ्लेम कब बनती है, when equal amount of oxygen and acetylene gas is supplied, ठीक है, और are mixed। so when equal amount of oxygen or and volume, so when equal amount of oxygen and acetylene gas is supplied, then neutral flame is produced। ठीक है, जब इन दोनों इक्वल अमाउंट में हम मिक्स करते हैं एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस को, देन न्यूट्रल फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड। याद रखना है इसमें पहली बात, इनका रेशियो, ऑक्सीजन रेशियो, एसिटिलीन, इनका जो वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वो 1:1 होना चाहिए। एक मिनट होल्ड करना। जब भी हम कोई भी गैस फ्लेम की बात करेंगे, गैस फ्लेम जो बनती है, तो पहली चीजें तो याद रखनी है कि वो कब बनती हैं। ठीक है, उनका रेशियो कितना होना चाहिए दोनों गैसेस का, पहली बात तो ये रेशियो याद रखना है। दूसरी बात, उनका कलर कोड याद रखना है कि कौन सा कलर की फ्लेम बनती है। तीसरा, टेम्परेचर कितना होता है। चौथा, किस जगह अप्लाई करते हैं, कहाँ इसका एप्लीकेशन होता है। ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखना कई बार क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। ठीक है, 2017 वाला जो पेपर हुआ था SSC JEE वाला, उसमें तो भाई इससे कई 3-4 क्वेश्चन इसी वेल्डिंग फ्लेम से थे, गैस फ्लेम से। ठीक है, चलिए तो मैं बता देता हूं आपको। पहला पॉइंट समझ में आ गया कि कब बनती है, जब आप इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन गैस इज सप्लाई। दूसरा पॉइंट है इसके अंदर, इट हैज an inner cone of light blue color। अभी पता नहीं क्या हो गया है इसमें, स्क्रीन थोड़ी ब्लर हो गई है। जस्ट वेट अ मिनट। आई एम नॉट एबल टू सी एनीथिंग ऑन माई स्क्रीन। दिख रहा है तुम लोगों को, दिख रही है PDF? यस सर। मेरे वाले में पता नहीं क्या होगा, बस दिक्कत। हाँ, अभी आ गई। ठीक है, तो यही था कि पहला पॉइंट समझ में आएगा। दूसरा पॉइंट हो गया, इट हैज एन इनर कोन ऑफ लाइट ब्लू कलर। जो इसमें अंदर कोन बनता है, देखो इसमें कुछ जोन बनते हैं, जैसे आपकी वेल्डिंग टॉर्च हो गई। ठीक है, एक वेल्डिंग टॉर्च मैं बता देता हूँ, सिंपली कोई वेल्डिंग टॉर्च बना देता हूँ। और वेल्डिंग टॉर्च का उसके लास्ट में आपको पता है कि कोन टाइप का बनता है एंड में, है ना। वेल्डिंग टॉर्च में जहाँ पे मिक्सिंग चैम्बर होता है उसके बाद बनती तो है ये, और उसके बाद क्या होगा, एक मिनट, इसके बाद लास्ट में आपको पता था कि कौन बनता था, वेल्डिंग टॉर्च का डायग्राम अगर आपको याद आ रहा हो। ठीक है, इसके बाद इसके एस्ट में इसकी जो टिप होती है वेल्डिंग टॉर्च की, वहां पर आपकी फ्लेम जनरेट होती है।
तो वो फ्लेम कुछ जनरेट होगी। तो जो फ्लेम बनेगी आप देखोगे जो लॉ बनती है उस लॉ के बाहर कुछ जोन्स बनते हैं, ठीक है। तो उस फ्लेम के बाहर जो एनवेलप होता है, आउटर एनवेलप, फिर अंदर एनवेलप होता है, इस तरीके के एनवेलप बनते हैं, ठीक है। तो ये आप क्या करोगे, इसमें जो कोन बनेगा अंदर वाला, उस कोन को थोड़ा सा बड़ा बनाना है। पहली बात तो जो कोन बन रहा है उस कोन को थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। अभी मैं डायग्राम दिखा दूंगा आपको, इसका डायग्राम मैं दिखा दूंगा। कोन को थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे आप, तो ये जो आपका होगा न्यूट्रल फ्लेम, वो आपकी कौन सी फ्लेम हो जाएगी, न्यूट्रल फ्लेम, ठीक है। तो आउटर एनवेलप, आप लोग जैसे मोमबत्ती जलाते हो ना, तो मोमबत्ती जलाते हो तो देखो एक लॉ बनती है। तो आप देखोगे बाहर एक जोन बन जाता है, एक तरीके से पान का पत्ता तो अलग होता है। सिंपली कोई भी एक पत्ता देख लेते हो, जो भी किसी पेड़ की एक पत्ती होती है तो ऐसी शेप में बनता है, एक बाहर की ओर ना, ऐसी शेप में बनता है, ऐसी शेप में, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसको एनवेलप बोलते हैं, उसका कवर बोलते हैं, ठीक है। बाहर वाला कवर होता है इसका, और उसके अंदर एक कोन बनता है। तो उसी कोन की बात कर रहा है कि भाई जो अंदर वाला कोन बनेगा वो लाइट ब्लू कलर का बनेगा, हल्के नीले कलर का, और जो बाहर वाला एनवेलप बनता है वो नीले कलर का बनता है, वो ब्लू कलर का बनता है। और याद रखना कि जितना उसका कलर लाइट होता जाएगा, जितना उसका कलर लाइट होता जाएगा, उसका जो टेम्परेचर है उतना बढ़ता जाएगा फ्लेम का। जैसे अगर मैंने बोलूं व्हाइट कलर की फ्लेम है और एक बोला कि ब्लू कलर की फ्लेम है, तो व्हाइट कलर की फ्लेम का टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है। इतना याद रखना है। तो ये आउटर एनवेलप हो जाएगा ये ब्लू कलर का, और अंदर वाला जो इनर कोन होता है वो आपका लाइट ब्लू कलर का होता है, ठीक है। चलिए, तो यही मैं बताने वाला हूँ, इसमें यही बताया। अभी इसका डायग्राम देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा क्लियरली आपको। So it has an inner cone of light blue color. इसके बाद the maximum temperature obtained in neutral flame is about 3260 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग 3260 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैं ये बताने वाला था कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर इस फ्लेम में मिलता है, किस फ्लेम में, न्यूट्रल फ्लेम में। न्यूट्रल फ्लेम में जो आपको मैक्सिमम टेम्परेचर मिलेगा वो 3260 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास मिलता है, ठीक है। कितना, 3260 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 33 साढ़े 3200 मान सकते हो, ठीक है, 3250 के आसपास मान सकते हो। तो इतना मैक्सिमम टेम्परेचर जो इस फ्लेम में मिलता है न्यूट्रल में, वो 3260 के आसपास आपको मिलता है। पूछा जाता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना मिलता है किसमें, न्यूट्रल फ्लेम में। तो आपको रेंज याद रखनी है, टेम्परेचर की वैल्यू याद रखनी है। इसके बाद दिस फ्लेम इज यूज्ड, अब इस फ्लेम को कहाँ कहाँ यूज करते हैं, इसका एप्लीकेशन है। दिस फ्लेम इज यूज्ड फॉर द वेल्डिंग ऑफ कास्ट आयरन, कास्ट आयरन की वेल्डिंग इससे करते हैं। ये अलॉय हटा देना, ये कुछ अलग लिखा है। स्टेनलेस स्टील जो होता है इसकी वेल्डिंग करते हैं। इसके अलावा जो लो कार्बन स्टील होती है उसकी वेल्डिंग करते हैं। माइल्ड स्टील जो होती है इसकी वेल्डिंग इससे करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टील जो होती है आपकी, लो कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन और कास्ट आयरन, इन सब की वेल्डिंग किससे की जाती है, न्यूट्रल फ्लेम से, ठीक है। अब बोलोगे कि सर न्यूट्रल फ्लेम से किया था, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि माइल्ड स्टील हम ज्यादातर यूज करते हैं। माइल्ड स्टील जो मटेरियल होता है वो हम ज्यादातर यूज करते हैं ना, ये वाला मेटल। तो ज्यादातर वेल्डिंग जो होगी वो इस मेटल की होगी, इसीलिए न्यूट्रल फ्लेम वो फ्लेम है जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है। तो लास्ट वाला पॉइंट ये है, इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्लेम। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, विच फ्लेम इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड, तो आपको याद रखना है न्यूट्रल फ्लेम इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन दी वेल्डिंग, ठीक है। ये सारे पॉइंट जो मैंने बताए वो आपको क्लियर हो गए कि नहीं हो गए? यस सर। है ना, याद रखने। क्वेश्चन कहां से आ सकता है मैंने बता दिया कि जैसे पूछ लिया जाएगा कि हमें स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग करनी है, विच फ्लेम इज यूज्ड, तो आपको नाम याद होना चाहिए, ठीक है। कास्ट आयरन के लिए न्यूट्रल, माइल्ड स्टील के लिए न्यूट्रल, ठीक है। तो ये नाम याद रखने हैं आपको। चलिए, इसका डायग्राम मैं दिखा देता हूँ। हालांकि इसका डायग्राम थोड़ा सा गलत इसमें है, नहीं, इसका डायग्राम नहीं बनाया है, इसमें ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का डायग्राम बनाया है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का डायग्राम बनाया है, ये वाला है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का डायग्राम बनाया। अभी मैं दिखा दूंगा आपको, डायग्राम बनाने पड़ेंगे, बिना डायग्राम के काम नहीं चलेगा। ये जो डायग्राम आपको बनाया गया ना, ये वाला जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इसमें बाहर वाला जो एनवेलप आपको दिख रहा है ना, बाहर वाला एनवेलप दिख रहा है ना, आउटर एनवेलप ऑफ ब्लू कलर लिखा है, आउटर एनवेलप ENVELOP ऑफ ब्लू कलर। तो ये आउटर एनवेलप ब्लू कलर का है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है आपको, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है। पहली बात तो आपको ये करना है, ठीक है। आउटर एनवेलप को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, और जो अंदर वाला कोन है, ये अंदर वाला कोन इतना ही बड़ा रहना है। इस अंदर वाले कोन को थोड़ा सा बड़ा, इतना ही बड़ा रहने देना है। ये जो डायग्राम आपको बनाया है ये न्यूट्रल फ्लेम का बनाया है, बन जाएगा। फिर न्यूट्रल फ्लेम में क्या करना है, जो आउटर वाला एनवेलप है इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है,
ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देना है, और जो अंदर वाले कोन है, अंदर वाले कोन को इतना ही रहने देना है, और नाम चेंज कर देना है। आउटर एनवेलप ऑफ ब्लू कलर, ये तो ठीक लिखा है, और इनर कोन ऑफ व्हाइट कलर लिखा है ना जहाँ पे, वहां क्या हो जाएगा, लाइट ब्लू कलर। भाई अंदर वाला जो आपको पता होगा, अभी मैंने बताया था कि जो अंदर वाला कोन बनता है वो लाइट ब्लू कलर का बनता है, ये बताया था कि नहीं बताया? यस सर। तो आपको लिख देना है इनर कोन ऑफ लाइट ब्लू कलर, ठीक है। ये वेल्डिंग टॉर्च हो जाएगी, तो ये आपका डायग्राम हो जाएगा किस फ्लेम का हो जाएगा, ये न्यूट्रल फ्लेम का। अच्छा, जब आप इसमें ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का बनाएंगे तो आउटर वाले एनवेलप को इतना ही रख दो, थोड़ा सा न्यूट्रल वाले से छोटा करना है। न्यूट्रल वाले से सबसे छोटा जो आउटर एनवेलप होता है वो इसी का होता है, किसका, न्यूट्रल फ्लेम, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का, ठीक है। अभी मैं अब न्यूट्रल फ्लेम की जो बातें थी वो हो चुकी हैं, अब मैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के बारे में बात करा रहा हूँ। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ये जो डायग्राम है, अब जो डायग्राम यहाँ बना हुआ है, इसमें जो बाहर वाला एनवेलप है छोटा रहेगा, बिल्कुल ठीक है, और जो अंदर वाला कोन दिख रहा है ना आपको, इस कोन को छोटा कर देना है और पॉइंट आउट कर देना है, इसको शार्प कर देना है अंदर से, ठीक है। एक तरीके से नुकीला टाइप को दिखे, एकदम शार्प दिखे, पतला पतला सा शार्प दिखेगा और थोड़ा छोटा दिखेगा, वो आपका किसका हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का। और फिर लिख देना है आउटर एनवेलप ऑफ ब्लू कलर और इनर कोन ऑफ व्हाइट कलर, इसमें व्हाइट कलर का इनर कोन होता है। और जो तीसरा डायग्राम, ये वाला हाँ बोलो सर। जो इनर कोन होता है और सर आउटर एनवेलप, इनका सर टेम्परेचर भी तो अलग अलग होगा सर? हाँ हाँ बिल्कुल, अंदर बाहर वाले का 1200 के आसपास रहता है। ये डिपेंड भी करता है कि आप किस जगह टेम्परेचर मेजर कर रहे हो। अगर कोन के पास मेजर करोगे तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, और जो एंड पे जहां पर इसकी टेल बनी हुई है, एंड वाला पॉइंट, ठीक है, छोटा पॉइंट, तो वहां पर उसका टेम्परेचर कम होगा। जो एक्सटर्नल आउटर फेदर बनी है उसका टेम्परेचर कम होता है, अंदर वाली का ज्यादा होता है। जितना हम दूर जाते जाएंगे उसका टेम्परेचर कम होता है। अभी दिखा दूंगा मैं आपको, एक आध फोटो दिखा दूंगा, उसमें मिल जाएगा। और ये जो राइट में आप डायग्राम देख रहे हो, ये कार्बोराइजिंग फ्लेम का है। कार्बोराइजिंग फ्लेम को रिड्यूसिंग फ्लेम भी बोला जाता है, REDUCING, रिड्यूसिंग फ्लेम, ठीक है। तो इसमें तीसरा एनवेलप और बन जाता है। आउटर एनवेलप तो है ब्लू कलर का, इसके भी बाद अंदर वाला जो कोन है वो व्हाइट कलर का कोन बनेगा आपको। ये ल्यूमिनेटेड टाइप का रहेगा, ल्यूमिनेटेड समझ रहे हो, थोड़ा सा चमकीला बनता है ये। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि किस फ्लेम में जो अंदर वाला कोन है वो चमकीला बनता है, ठीक है, इल्यूमिनेटेड बनता है, तो आपको याद रखना है कार्बोराइजिंग फ्लेम के अंदर, ठीक है। और जो बीच में एक और ये दिख रहा है ना एनवेलप, ये आपका एसिटिलीन फेदर बोलते हैं इसको, एसिटिलीन फीदर पंख होती है ना, ऐसे ही कुछ बनता है ये। तो ये बीच वाली जो बनती है इसमें एसिटिलीन फीदर बनती है, और अंदर वाला कोन होता है व्हाइट कलर का, और जिसका जो इसको थोड़ा सा पॉइंटेड, ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा और ये पॉइंटेड नहीं रहेगा ज्यादा, थोड़ा सा डल रहेगा, ठीक है। अभी मैं दिखा दूंगा इन तीनों का डायग्राम एक साथ, वैसे ये वाले डायग्राम भी बना सकते हो, अभी एक साथ और दिखा दूंगा आप लोगों को, डोंट वरी। तो अभी हम लोगों ने न्यूट्रल फ्लेम को डिस्कस किया है, अब हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कब बनेगी, जब आप ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस के मिक्सचर में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा दोगे। व्हेन, सो दिस फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड व्हेन, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड व्हेन, कब, व्हेन वी इंक्रीज द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन द मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन गैस। तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस जो होती है उनके मिक्सचर में, ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस के मिक्सचर में जब आप ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ा दोगे तो उस फ्लेम, और जो फ्लेम बनेगी उस फ्लेम को हम कौन सी फ्लेम बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ठीक है। यस सर। अब आपको क्या याद रखना है वो समझिए। जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होती है उसमें रेशियो कितना होता है, इससे पहले वाले में रेशियो मैंने बताया 1:1 होता है, 1:1। जब दोनों का इक्वल वॉल्यूम होगा तो 1:1, मतलब अगर पहले वाले का वॉल्यूम फ्लो रेट 15 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट है, तो एसिटिलीन का भी इतना ही वॉल्यूम हम सप्लाई करेंगे, ठीक है, दोनों इक्वल वॉल्यूम में। अब ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाएगी, तो ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा, अगर ऑक्सीजन पहले दिया है और एसिटिलीन बाद में दिया है, तो आप इसका 1.5:1 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 1.5:1। ऑक्सीजन पहले एसिटिलीन बाद में, तो 1.5:1। और अगर एसिटिलीन पहले ऑक्सीजन बाद में दिया है तो आप 0.8 से 0.9:1, मतलब एसिटिलीन की क्वांटिटी कम रहेगी, ऑक्सीजन की बढ़ जाएगी, ठीक है। ऑक्सीजन अगर 1 दिया है तो इसकी वैल्यू एसिटिलीन की 1 से कम होगी, मतलब 0.8 0.9 के आसपास रहेगी। ये रेशियो याद रखने हैं बेटा, कई बार पूछे गए एग्जाम में, ठीक है। मैं दिखा दूंगा आप लोगों को कहाँ पूछे गए हैं, डायग्राम एग्जाम में दिखा दूंगा मैं, ठीक है। वो पेपर जो लास्ट वाले होंगे उसमें दिखा दूंगा। इट हैज व्हाइट इनर कोन ऑफ ऑक्सीजन गैस,
इसमें एक अंदर कोन बनता है पॉइंटिंग टाइप का, पॉइंटिंग समझते हो, थोड़ा सा शार्प बनता है, नुकीलिंग। इट हैज वाइट पॉइंटिंग, इट हैज वाइट पॉइंटिंग कोन या शार्प कोन ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस का शार्प कोन बनता है पॉइंटिंग टाइप का, एक तरीके से नुकीला एकदम, जैसे अगर कहीं जाए तो एक तरीके से उसको भेद ही देगा, मतलब उसको पेनिट्रेट ही करेगा थोड़ी तरीके से। इनर फेदर, हाँ इनर, इसमें फेदर नहीं बोलते, पॉइंट कोन बोलते हैं, फेदर उसमें बनती है। फेदर थोड़ी सी वैसी बनती है चपटी टाइप की, लेकिन कोन बनता है वो एकदम शार्प बनता है, ठीक है। इसमें जो कोन बनेगा वो और नुकीला बनेगा न्यूट्रल फ्लेम से, समझ में आ गया। तो कुछ ये भी बन सकता है क्वेश्चन कि किसमें जो कोन होता है इनर कोन वो शार्प बनता है, तो ऑक्सीजन गैस में बनता है, ऑक्सीजन फ्लेम में बनता है, ठीक है। और वो किसकी वजह से बनता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है। याद रखना, अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वो कोन है वो कोन उतना ही छोटा बनता जाएगा और पॉइंटिंग होता जाएगा। पॉइंटिंग मतलब शार्प होता जाएगा, उतना ही नुकीला बनता जाएगा। और जैसे जैसे ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती जाएगी वो उतना ही डल होता जाएगा और उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी, ठीक है। ठीक है, इट हैज वाइट इनर कोन। तीसरा टेम्परेचर मैंने बोला था, तो मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी ऑब्टेन इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इज अबाउट 3482 डिग्री सेंटीग्रेड टू 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। 3482 से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक का मैक्सिमम टेम्परेचर आपको मिलता है। तो मैक्सिमम 3500 की रेंज आपको याद रखनी है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी ऑब्टेन इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इज 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसका टेम्परेचर पता ही हो गया। अब ये जो फ्लेम होती है ना, इस फ्लेम को हम हर जगह वेल्डिंग के लिए यूज नहीं करते। कुछ स्पेशल एलिमेंट्स होते हैं, कुछ स्पेशल मेटल्स होते हैं और उनके अलॉय होते हैं, उसी की वेल्डिंग के लिए हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम को यूज करते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इज यूज्ड फॉर द वेल्डिंग ऑफ कॉपर बेस्ड अलॉय लाइक ब्रास एंड ब्रॉन्ज। कॉपर बेस्ड अलॉय के लिए हम यूज करते हैं, बाकी ऑल मेटल के लिए यूज नहीं करते। याद रखना है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम को ज्यादातर वेल्डिंग के लिए यूज नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि अगर आप उसको वेल्डिंग के लिए यूज करोगे, जैसे माइल्ड स्टील और बाकी एलिमेंट के लिए, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, वो जो मेटल होता है उस मेटल पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर देगा, जिस वजह से जो मेटल की क्वालिटी जो होती है वो डिग्रेड हो जाएगी, ठीक है। सो इट इज मोस्टली, अब जब बोलोगे सर वेल्डिंग के लिए यूज नहीं करते, तो कहीं ना कहीं तो इसको करेंगे ही करेंगे भाई, कहीं ना कहीं तो करेंगे, तभी तो अब इसको बना रहे हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग जो फ्लेम होती है उसको कटिंग के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? कटिंग के लिए। गैस कटिंग का नाम सुना है? हाँ, गैस कटिंग का नाम सुना है? यस सर। हाँ, तो गैस कटिंग के लिए जो फ्लेम यूज की जाती है वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होती है, और जिसमें शार्प पॉइंट बनता है, अंदर शार्प कोन बनता है व्हाइट कलर का, और जहां कटिंग करनी होती है उस कोन को उसके कांटेक्ट में ले जाते हैं, टॉर्च को उसके इतना नजदीक ले जाते हैं कि जो कोन बनता है ना, कोन, वो कोन मेटल के कांटेक्ट में आ जाता है और तुरंत मेटल को वहां से रिमूव करता जाता है, क्योंकि टेम्परेचर वहां पे 3500 के आसपास रहता है, तो मेटल आपका मेल्ट हो जाएगा जल्दी से और वहां से मेटल रिमूव हो जाता है, ठीक है। कटिंग वहां से हो जाती है। समझ में आ गया कि कहाँ यूज करते हैं? हाँ बोलो। खोले जाते हैं। हाँ जी, जिससे बड़े बड़े ताले वगैरह खोले जाते हैं। अरे बिल्कुल कट जाएगा, सब खत्म, ठीक है। कटिंग के लिए यूज किया जाता है इसको, गैस कटिंग को बोलता है। अब एक क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो मैं यहाँ डिस्कस कर देता हूँ आप लोगों से, याद इंपॉर्टेंट है। देखो, कॉपर बेस अलॉय क्या होते हैं? वो अलॉय जिनके अंदर कॉपर को बेस मेटल की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें आपका कॉपर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अलॉय जो हम जनरली यूज करते हैं वो कॉपर प्लस जिंक होता है। मतलब जब कॉपर के साथ जिंक को मिला देते हैं, Zn को मिला देते हैं, तो हमें एक जो इसका अलॉय मिलता है वो होता है ब्रास। तो ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। जब आप कॉपर को जिंक के साथ मिलाएंगे तो आपको ब्रास बनता है। कितने रेशियो में? 80% के आसपास कॉपर रहता है और 20% के आसपास क्या रहता है आपका? जिंक रहता है। 80-20 के आसपास का रेशियो मेंटेन लगभग इतना रहता है, ठीक है। ये आपको क्या मिलता है? ब्रास मिलता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रास किस किस का अलॉय है? कॉपर एंड जिंक। और जब कॉपर के साथ आप टिन मिला दोगे, Sn टिन मिला दोगे, तो क्या बनेगा? ब्रॉन्ज, BRONZE, ब्रॉन्ज, ठीक है। देखो, हिंदी में ब्रास को पीतल बोलते हैं और ब्रॉन्ज को बोलते हैं कांसा। कांसे का पतक होता है ना ब्रॉन्ज मेटल, तो वो इसी का होता है। कॉपर और कांसे का सर येलो येलो होता है ना सर? हाँ हाँ, वही बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है। कांसे का होता है, तो वही मेटल जो बनता है हल्का रेडिश टाइप ब्राउन कलर का होता है, एकदम येलो नहीं होता, ब्राउन कलर का रहता है ना, तो ये आपका कांसा हो जाएगा। ब्रॉन्ज का मेटल, ब्रॉन्ज मतलब ब्रॉन्ज जो होता है कॉपर एंड जिंक का, और ये ब्रास होता है, नहीं, ब्रास होता है कॉपर एंड जिंक का, और कॉपर और टिन को मिलाएंगे तो आपको ब्रॉन्ज बनेगा। याद रखने हैं यार, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने घरों में संदूक रखे होते हैं? यस हाँ सर। जी,
संदूक रखे होते हैं कि Yes, नहीं? संदूक sir. बाहर Yes, से चमकना दिखता है कि नहीं दिखता है? यस सर। यस सर। वो किस वजह से चमकना दिखता है? चमकीला किस वजह से दिखता है? वो टीन का ही बना होता है शायद। ना, उस पर कोटिंग होती है जिंक की। उस शीट को बोलते हैं जीआई शीट। क्या बोलते हैं? तो देखो यहाँ लिखा है ये वाला पॉइंट, इट इज जनरली यूज फॉर द वेल्डिंग ऑफ ब्रास एंड कॉपर अलॉय। ठीक है, और इसके बाद लिखा है कॉपर में जब टिन मिलाएंगे तो ब्रॉन्ज बनेगा, और कॉपर में जब जिंक मिलाएंगे तो ब्रास मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद लिखा है जीआई शीट, जिसको हम शॉर्ट जीआई शीट जिसका फुल फॉर्म है गैल्वनाइज्ड आयरन, GALVANIZED, गैल्वनाइज्ड आयरन की जो शीट होती है जीआई शीट, उस पर जिंक मेटल की कोटिंग होती है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो जीआई शीट पर किस मेटल की कोटिंग होती है? जिंक की। ये याद रखना है आपको। ठीक है, गैल्वनाइज में गैल जी आ रहा है तो जेड आ रहा है, तो इस हिसाब से थोड़ा सा साउंड आ रहा है, तो जिंक गैल्वनाइज याद रखना है। इसके बाद अगला पॉइंट लिखा है कि इट इज मोस्टली यूज इन द कटिंग, क्योंकि इसको हम ज्यादातर कटिंग के लिए यूज करते हैं, वेल्डिंग के लिए क्यों नहीं करते? बिकॉज ड्यू टू एक्सेस ऑक्सीजन द चांसेस ऑफ ऑक्सीडेशन आर मोर। ठीक है, ऑक्सीडेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसीलिए हम इस फ्लेम को कटिंग के लिए यूज करते हैं, ना कि वेल्डिंग के लिए। वेल्डिंग की अगर बात आएगी तो कॉपर बेस्ड अलॉय की वेल्डिंग करते हैं बस। हाँ जी, इतना ठीक है, समझ में आ गया? ये डायग्राम है इसके, ये वाला डायग्राम है वाला, और मैंने बता दिया था क्या मॉडिफाई करना है इसमें। चलिए अब अगला देख लेते हैं, न्यूट्रल फ्लेम। न्यूट्रल हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग हो गया। अगली फ्लेम है कार्बोराइजिंग। कार्बोराइजिंग CARBURIZING, कार्बोराइजिंग फ्लेम मतलब कार्बन, कार्बन मतलब एसिटिलीन। तो वो फ्लेम, इसको रिड्यूसिंग फ्लेम भी बोलते हैं, याद रखना, रिड्यूसिंग, REDUCING। इस फ्लेम का एक और नाम होता है रिड्यूसिंग फ्लेम। रिड्यूसिंग क्यों? क्योंकि आपने ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर दिया है। ठीक है, रिड्यूस कर दिया है, कम कर दिया है। ठीक है, तो ये फ्लेम कब बनेगी? जब आप ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस की सप्लाई, गैस के मिक्सचर में आप एसिटिलीन गैस की क्वांटिटी बढ़ा दोगे। दिस फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड व्हेन वी इंक्रीज द सप्लाई ऑफ एसिटिलीन गैस इन द मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन। तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन जो गैस होती है उनके मिक्सचर में अगर आप एसिटिलीन गैस की सप्लाई को बढ़ा देते हो, इंक्रीज कर देते हो, तो आपको कार्बोराइजिंग फ्लेम मिलती है। ठीक है, ओके सर। तो ये लिखा है मैंने, जो मैंने बोला भाई। सो दिस फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड व्हेन वी इंक्रीज द सप्लाई ऑफ एसिटिलीन गैस इन द मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन। अब इनका रेशियो याद रखना है, एसिटिलीन रेशियो ऑक्सीजन तो 1.5:1 होता है। एसिटिलीन पहले दिया, ऑक्सीजन बाद में दिया, तो 1.5:1। और अगर ऑक्सीजन के हिसाब से देखा या इसकी रेंज अगर दी जाती है तो 1.1 से 1.3 भी लिख सकते हो। मतलब ऑक्सीजन से ज्यादा क्वांटिटी होनी चाहिए, इतना याद रखना है। और अगर ऑक्सीजन पहले दिया और एसिटिलीन बाद में तो 0.9:1, ये रेशियोज आपको याद रखने हैं, ये पूछे गए हैं कई बार। ठीक है, सो ये पहले और बाद में कैसे आते? वो ये है पहले बाद में किसी तरीके से, मतलब आपको ये देखना है कि क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए बस। कोई बोलेगा मैं ऑक्सीजन पहले लिखूंगा एसिटिलीन बाद में लिखूंगा, तो ऑक्सीजन पहले लिख के कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 से कम कर दो। ऑक्सीजन की क्वांटिटी पहले लिखी जाएगी तो कम होगी 1 से। ठीक है, तो पहले और बाद में चेंजेस क्यों जा रहे हैं? हेलो, हाँ पहले बाद जैसे में एसिटिलीन नहीं, तो अगर चाहो तो एसिटिलीन, अगर ये पूछा जाए ऑक्सीजन एसिटिलीन O2 और CH2 पूछा जाए तो 1:1.5 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑक्सीजन ये लास्ट वाला रेशियो दिया है ना, तो 1:1.5 भी लिख सकते हो, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कम है, एसिटिलीन ज्यादा है। ठीक है, अगर 1 दिया है, अगर एसिटिलीन 1 दिया है तो ऑक्सीजन 1 से कम होगी, इतना याद रखना है। आपको ये देखना है कि एसिटिलीन की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए, ऑक्सीजन की कम होनी चाहिए कार्बोराइजिंग फ्लेम में। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं, दिस फ्लेम हैज एन एसिटिलीन फेदर। एंड नहीं होगा, एन लिख दो इसमें, या एंड को भी, इसको भी हटा दो। दिस फ्लेम हैज एसिटिलीन C2H2 फीदर, FEATHER, फीदर मतलब पंख होती है ना, ऐसे कुछ देखने में लगता है वो। एसिटिलीन फेदर बनती है किस किस के बीच में? बिटवीन द आउटर एनवेलप एंड इनर कोन ऑफ रेड कलर। मतलब अंदर एक कोन बनता है रेड कलर का, इनर कोन सर इस नहीं, एक मिनट, दिस फ्लेम हैज एसिटिलीन फेदर बिटवीन आउटर एनवेलप एंड इनर कोन।
ठीक है, आउटर एनवेलप और इसके बाद में कॉमा लगा देना। आउटर एनवेलप जो होता है आपका ब्लू कलर का होता था, और इनर एनवेलप जो होता है, सॉरी इनर कोन जो होता है, आउटर वाला एनवेलप और अंदर वाला जो कोन बनता है उसके बीच में इसमें एक जोन बनता है, एक फीदर बनती है जिसको हम एसिटिलीन फीदर बोलते हैं, और जो कि रेड कलर की होती है। किस कलर की होती है? रेड कलर की, रेड कलर की बनती है। ठीक है, अब इसमें जो मैक्सिमम टेम्परेचर मिलता है, द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑब्टेन्ड इन कार्बोनाइजिंग फ्लेम इज 3028 टू 3050 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें टेम्परेचर सबसे कम मिलता है 3028 से 3050 के आसपास। 2900 भी लिखा आता है किसी किसी बुक में, 2900 भी दिया है, कोई दिक्कत नहीं, 2900 भी लिख सकते हो। 2900 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो यू कैन राइट। So 2900 degree centigrade, this is also the temperature you can mention over there. Okay, चलिए इतना समझ में आ गया मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है। अब कहाँ इस फ्लेम को यूज करते हैं, कहाँ इस फ्लेम को यूज करते हैं? So this flame is used for the welding of what? देखो अभी तक हमने लो कार्बन स्टील की कर ली थी या माइल्ड स्टील की कर ली थी, अब हाई कार्बन और मीडियम कार्बन स्टील की वेल्डिंग किससे होगी है? कार्बोनाइजिंग फ्लेम से। So this flame is used for the welding of high carbon and medium carbon steel. lead की वेल्डिंग भी इसी से होती है, एंड एल्यूमिनियम की वेल्डिंग, मोनल मेटल जो होते हैं उनकी वेल्डिंग, इन सब की वेल्डिंग इस फ्लेम से होती है, कार्बोनाइजिंग फ्लेम से। ठीक है, तो अगर मैंने आपसे बोला कि फॉर द वेल्डिंग ऑफ हाई कार्बन स्टील विच फ्लेम गैस फ्लेम इज यूज्ड, तो आपका आंसर रहेगा कि कार्बोनाइजिंग फ्लेम वी विल बी यूजिंग कार्बोनाइजिंग फ्लेम। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। पहला तो ये मैंने बताया कि सबसे ज्यादा पॉइंटिंग जो फ्लेम होती है, पॉइंटिंग या जो कोन बनता है, ठीक है, शार्प कोन बनता है, वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में बनता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भाई ये बताइए कि इन तीनों फ्लेम में सबसे ज्यादा ल्यूमिनस फ्लेम, सबसे ज्यादा ल्यूमिनस कोन या सबसे ज्यादा ल्यूमिनस फ्लेम कौन सी फ्लेम में बनती है? ल्यूमिनस समझते हो, चमकदार, LUMINOUS, NOUS कर लेना इसको। ल्यूमिनस मतलब सबसे चमकदार फ्लेम कौन सी बनती है? तो आपको याद रखना है कार्बोनाइजिंग फ्लेम। तो दिस फ्लेम इज मोर ल्यूमिनस देन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। OXI DI लिख देना, R लिख दिया है इन्होंने, DIZING, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग नहीं होगा, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होगा, याद रख लेना। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपको बता दिए कि किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके डायग्राम में भी आपको दिखा दे रहा हूँ। एक और बात बता रहा हूँ मैं आपको। एक क्वेश्चन और पूछा गया था इसी में से, वो ये था कि जैसे हम, और एसिटिलीन गैस होती है आपकी, ठीक है, एसिटिलीन गैस को पूरी तरीके से बर्न करने के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ऑक्सीजन की। यस सर। एसिटिलीन को पूरी तरीके से जलाने के लिए एसिटिलीन ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी भाई। ये फ्यूल गैस है और ऑक्सीजन जो होती है वो हेल्प करती है बर्न करने में, बिना ऑक्सीजन के आप बर्न नहीं कर सकते। तो ये पूछा जाता है कि 1 मोल एसिटिलीन गैस को जलाने के लिए कितने मोल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है? ठीक है, टू बर्न 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, सॉरी एसिटिलीन गैस, 2.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। कितनी? 2.5। अगर मान लिया कि 1 kg में मेरे पास ऑक्सीजन गैस है, तो मुझे 1 kg एसिटिलीन गैस है, तो उसको जलाने के लिए मुझे 2.5 kg ऑक्सीजन गैस चाहिए पूरी तरीके से जलाने के लिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि सिलेंडर, हमारे पास सिलेंडर भी होता है और एटमॉस्फेयर भी होता है, तो एटमॉस्फेयर से भी गैस जाती है और सिलेंडर से भी गैस जाती है। तो ये बताइए कि सिलेंडर से हम कितनी गैस सप्लाई करते हैं, कितना वॉल्यूम करते हैं? तो याद रखना ये 2.5 है ना, इसमें 1.5 तो एटमॉस्फेयर से सप्लाई हो जाती है। 1.5 जो मोल गैस है, ऑक्सीजन गैस, वो एटमॉस्फेयर से सप्लाई होती है, और 1 मोल जो होती है वो हम सिलेंडर से सप्लाई कर देते हैं। 1 मोल फ्रॉम ऑक्सीजन गैस सिलेंडर, याद रखना है आपको। ठीक है, 1 मोल किस गैस सिलेंडर से सप्लाई करते हैं? ऑक्सीजन गैस सिलेंडर से। और 1.5 मोल किससे करते हैं? 1.5 मोल या 1.5 मोल जो गैस है वो एटमॉस्फेयर से सप्लाई हो जाती है। ये पूछा गया भाई क्वेश्चन। ठीक है,
चलिए अब मैं इसका डायग्राम आपको दिखा देता हूँ और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि थोड़ा सा डिफरेंस देखने को लगेगा। 3-4 डायग्राम मेरे पास अवेलेबल हैं। सो पहला डायग्राम ये अरे यार तुम लोगों को नहीं दिखेगा, रुकिए जस्ट। तो फ्लेम कुछ इस तरीके की दिखती है आपको। ये यहाँ पे ये जो वेल्डिंग टॉर्च का एंड वाला पोर्शन है, ठीक है, टिप के आसपास वाला। तो ये टिप से इस तरीके का जो आउटर एनवेलप बन रहा है और ये अंदर वाला कोन बन रहा है, ठीक है, अंदर वाली फ्लेम बन रही है। हालांकि ये जो कोन है उतना शार्प नहीं बन रहा है, ये आपका न्यूट्रल फ्लेम है। और बाहर वाला टेम्परेचर लगभग 1250 के आसपास रहता है आउटर वाले का, ब्लू कलर की होती है फ्लेम। और अंदर वाला जो कोन होता है वो व्हाइट इनर कोन होता है। व्हाइट नहीं बनता यार, लाइट ब्लू बनता है, गलत लिखा है, लाइट ब्लू लिखना है इसको, ठीक है, लाइट ब्लू। व्हाइट तो बनता है उस वाले में, एसिटिलीन वाले में, ठीक है। लाइट ब्लू कलर का अंदर बनेगा, न्यूट्रल फ्लेम है ये। मतलब फ्लेम का मैंने छोटा सा ओवरव्यू दिया है। ये बाहर वाला आउटर एनवेलप हो गया, ये अंदर वाला कोन हो जाएगा, ठीक है। अब तीनों एक साथ दिखा देता हूं। ये ऊपर शायद कटा हुआ आ रहा है, ये मैं बता देता हूं। यहां लिखा है इनर व्हाइट कोन, इसमें इनर व्हाइट लिखा है यार, इनर लाइट ब्लू लिखना आप लोग, लाइट ब्लू कलर कोन, ठीक है, या इनर कोन ऑफ लाइट ब्लू कलर, ठीक है। ये आउटर एनवेलप होता है ब्लू कलर का, ठीक है, जिसका टेम्परेचर लगभग 1250 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। और ये आपकी टॉर्च की टिप होती है, ठीक है। तो आप इसमें देखोगे कि ये जो न्यूट्रल फ्लेम के अंदर ये वाला जो कोन दिख रहा है वो थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, ठीक है। और ये जो सबसे नीचे दिख रहा है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, ये आउटर एनवेलप को भी थोड़ा सा छोटा कर देना है आपको, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में आउटर वाले एनवेलप को थोड़ा छोटा कर देना है। और जो अंदर वाला कोन है देख रहे हो थोड़ा सा शार्प हो गया है, छोटा भी हो गया है, शार्प भी हो गया है ना। इसको थोड़ा सा शार्प भी बनाना है और छोटा भी बनाना है। ये आपका ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हो गया। अब देखो इसमें टेम्परेचर थोड़े अलग अलग दिखाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी कर सकता है। कि इसमें 3200 के आसपास मैंने बताया था, 3250 के आसपास, इसमें 3500 के आसपास बताया था ऑक्सीडाइजिंग में, और कार्बोराइजिंग में मैंने 3000 के आसपास बताया था। तो कुछ नहीं, इन्होंने सब में से 100 कम कर दिया है, 100 के आसपास। तो ये 33 बता दिया है, ये आपका इनर व्हाइट कोन का 31 के आसपास बता दिया है, और ये आपका 2900 बताया है। लेकिन जो मैंने बताया अगर एग्जाम में आता है तो वही आपको स्टैंडर्ड मान के चलना है, ठीक है। 3500, 3200 और 3000 के आसपास याद रखना। सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो बनता है वो ऑक्सीडाइजिंग में, सबसे कम मिलता है कार्बोराइजिंग में, न्यूट्रल वाले में बीच में मिलता है, ठीक है। अब बीच वाला डायग्राम देखो कार्बोराइजिंग फ्लेम का। तो इसमें क्या होता है, आउटर एनवेलप होता है ब्लू कलर का, इसके अंदर एक फ्लेम बनती है, ये अंदर वाली फ्लेम हो गई, व्हाइट कलर की हो गई, और ये बीच में बन रहा है आपको रेड कलर का बनेगा, ये इंटरमीडिएट फ्लेम फीदर है ना। ये किसकी होती है, एसिटिलीन गैस की, इंटरमीडिएट फीदर या एसिटिलीन फीदर, ठीक है। ये किस कलर की होती है, रेड कलर की, हल्के रेड कलर की होती है, रेड कलर की होती है। एंड बीच वाली फ्लेम। तो पूछा जाता है कि 3 जोन किस फ्लेम में बनते हैं, एसिटिलीन कार्बोराइजिंग फ्लेम में, ठीक है। कार्बोराइजिंग फ्लेम में 3 जोन बनते हैं, ठीक है। तो ये मिक्सचर ऑफ एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस का हम सप्लाई करेंगे यहाँ पे। और देख लेते हैं, एक आध डायग्राम और बना होगा, शायद पड़ा होगा, ये वाला दिख रहा है ना। ये आपकी न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, फिर कार्बोराइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम। इसमें देखो ये आउटर एनवेलप बना है, ये आपकी वेल्डिंग टॉर्च है, इसमें थोड़ा सा डायग्राम अजीब है। ये देखो ये वाली जो कोन बनना है इस वाले में लाल कलर का, यहाँ देखो 3300 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर लिखा है, आउटर वाले का 1250 के आसपास लिखा है। ये अंदर वाला जो कोन होता है लाइट ब्लू कलर का बना देना है आपको, और ये थोड़ा सा डल बनेगा, ठीक है, बड़ा बनेगा, लेकिन पॉइंटेड नहीं होगा। जैसे आप नीचे बनेंगे तो आउटर वाला एनवेलप है वो थोड़ा सा छोटा हो गया, और ये अंदर वाला जो कोन है वो शार्प हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा छोटा बना देना इसको। ये स्मॉल एंड नैरो होता है, स्मॉल एंड नैरो होता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। और ये आपकी एसिटिलीन फीदर बनती है, जिसमें बीच वाला जो ये आपकी लास्ट वाली फ्लेम है वो कार्बोराइजिंग फ्लेम है। आउटर वाला ब्लू एनवेलप बन रहा है, अंदर जो रेडिश कलर का बन रहा है एसिटिलीन फीदर, और इस सबसे अंदर ल्यूमिनस टाइप का ब्राइट ल्यूमिनस इनर कोन बनता है आपका, ठीक है। ओके, ये डायग्राम देख लेना, आपको नेट पे मिल जाएंगे। तो आज का सेशन हम यहीं फिनिश कर रहे हैं भाई, स्टिल, ठीक है, आज का सेशन हम यहीं फिनिश करते हैं।